नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 25 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है अग्निवीरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं, आपको बताने हैं कितने गलत हैं, ठीक है, कितने सही नहीं है या फिर गलत है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है अग्निवीर को अग्निपथ योजना के माध्यम से तीनों सेवाओं यानी कि नौसेना में, सेना में और वायुसेना में भर्ती किया जाता है। परिवार को अग्निवीर की मृत्यु की तारीख से शेष कार्यकाल के लिए 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान मिलता है। और साथ ही जो हमारे पास एक फंड है जिसको हम बोलते हैं सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष, यहाँ से भी 8 लाख रुपए का योगदान किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट बोलता है सेवा निधि एक ऐसी योजना है जिसमें अग्निवीर के द्वारा 30% का योगदान और उस उतने ही बराबर यानी 30% भारत सरकार द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। आपको बताना है कितने गलत हैं। एक गलत है, केवल 2 गलत हैं, सभी 3 गलत हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कितने गलत हैं, तो गलत तो एक भी नहीं है। इसलिए जिसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कोई भी गलत नहीं है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो अग्निपथ योजना है, ठीक है, अग्निपथ योजना है वो क्या है। देखिए, अग्निपथ योजना के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो तीनों सेवाएं हैं ना, यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना के अंदर जवानों को भर्ती करते हैं। उन जवानों को हम अग्निवीर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अग्निवीर कहते हैं। इनको हम 4 सालों के लिए सिर्फ भर्ती करते हैं, सिर्फ 4 सालों के लिए। उसके बाद इनको हम रिटायर कर देते हैं। इन 4 सालों के अंदर जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है, उसमें 25% जो अग्निवीर होंगे उनको हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। और बचेंगे कितने? 75% जो बचेंगे ना, 75% को हम क्या कर देंगे, रिटायर कर देंगे। लेकिन जो ये 75% रिटायर होंगे इनको क्या मिलेगा? इनको पैसे मिलेंगे। क्या मिलेगा? इनको पैसा मिलेगा। देखिए, होता क्या है कि इन 4 सालों के अंदर जो अग्निवीर है वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है और गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। कहाँ पे? सेवा निधि में। एक प्रकार की निधि बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम सेवा निधि बोलते हैं। इसके अंदर 30% तो जो अग्निवीर है वो कंट्रीब्यूट करेगा और भारत सरकार भी 30% ही क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेंगी। अब जब ये 4 सालों के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो बाद में जाके लगभग 11.71 लाख रुपए 4 सालों बाद एक अग्निवीर को मिलते हैं जब वो रिटायर होता है। देखिए, सैलरी की बात करते हैं तो पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, उसके बाद थर्ड जो ईयर होगा उसमें 36,500 और चौथे जो साल होगा उसमें हमें 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि इसका 30% कहाँ पे जाएगा? सेवा निधि में जाएगा, यानी 9,000 यहाँ पे जाएगा, 9,900 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करता रहेगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन रंग में आपको दिख रहा है ना, इतनी सैलरी एक अग्निवीर को मिलेगी ईयर वाइज, यानी हर साल इनको इतनी इतनी सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया अग्निवीर के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है संसद में प्रश्न उठाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक दिन में प्रश्नों की अधिकतम 5 सूचनाएं, चाहे से वो मौखिक हो चाहे से लिखित, दोनों को जमा कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 5 सूचनाएं। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बोलता है आमतौर पर किसी प्रश्न के लिए नोटिस की अवधि कम से कम 15 दिन होती है। ठीक है, 17 दिन होती है, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न के मामले में 8 दिन से कम का नोटिस न्यूनतम अवधि के रूप में निर्धारित किया जाता है। अब आपको बताना है कितने सही हैं। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल जो पहला ऑप्शन है वो सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न पूछने के लिए जो एक सांसद होता है, यानी जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको निचले सदन के जो महासचिव होते हैं ना, यानी लोकसभा के जो महासचिव होंगे, उनको एक नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस के अंदर बताना पड़ेगा कि जो ये प्रश्न है हम किस उद्देश्य से पूछ रहे हैं या फिर हमें जो जानकारी है किस उद्देश्य के लिए चाहिए। ठीक है, अब जो सांसद है यानी जो एमपी है, एक दिन में प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 5, चाहे से वो मौखिक हो चाहे से लिखित हो। ठीक है, 5 ही हो सकती है। और आमतौर पर किसी प्रश्न के लिए
नोटिस की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? 15 दिनों से कम नहीं होती है, 15 दिनों से कम नहीं होती है। लेकिन वहां पे कितना लिखा था? 17 लिखा हुआ था, इसीलिए वे सेकंड जो स्टेटमेंट था वो गलत हो गया। हालांकि अल्प सूचना प्रश्न के लिए 10 दिनों से कम का नोटिस और न्यूनतम अवधि के रूप में निर्धारित किया है। यहाँ पर कितना लिखा है? 10, लेकिन ऑप्शन में क्या था? 8 था, इसीलिए वो गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है 15 और 10 सही है, 17 और 8 बिल्कुल गलत है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कारमान रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कारमान रेखा समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक सीमा है जो पृथ्वी के वायुमंडल को अंतरिक्ष से अलग करती है। आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो बोलता है कारमान रेखा का निर्धारण 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा द्वारा किया गया था। आपको बताना है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। उम्मीद है आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब आपको ये पता होना चाहिए कारमान रेखा क्या होती है। देखिए जो कारमान रेखा है ना वो समुद्र की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर जाएगा ना आप, तो वहां पर एक रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा है, इस प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है। हमने एक तरह का डिवीजन कर दिया है हमारे एटमॉस्फेयर में। देखिए इससे नीचे अगर कोई भी एरोप्लेन वगैरह उड़ता है ना, कोई भी कुछ भी चीज उड़ती है तो हमें एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट की क्या जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम कारमान रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें एक अलग से थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। कारमान रेखा के ऊपर यानी 100 किलोमीटर के ऊपर जब हम किसी चीज को भेजते हैं, किसी सैटेलाइट को भेजते हैं, तो वहां पर थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। ठीक है, अब जो ये 100 किलोमीटर का जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक काल्पनिक रेखा, ऐसी कोई रेखा है नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। ये कौन से एटमोस्फेयर में है? तो ये आपको देखने को मिलेगी थर्मोस्फेयर में। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगी? थर्मोस्फेयर में। इससे नीचे आपको एटमोस्फेयर की 4 लेयर देखने को मिलेगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। तो उसके बाद जो 4th नंबर पे आता है ना थर्मोस्फेयर, उसके अंदर निचली थर्मोस्फेयर में आपको ये एक काल्पनिक रेखा देखने को मिलेगी। ठीक है, जो वायुमंडल को क्या करती है, नीचे हमारा मतलब वायुमंडल है और ऊपर क्या है? अंतरिक्ष है। यहाँ से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ये डिवीजन करने वाली एक लाइन है। देखिए ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है कि 1960 के दशक में मतलब इसको निर्धारित किया गया था, लेकिन इसको नासा के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसको फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल के द्वारा निर्धारित किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत हो गया है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल तो सही है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है केवल 1600 लोगों द्वारा बोली जाने वाली टोटो भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। टोटो भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? आपके ऑप्शन है भूटान में, असम में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में ये बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। देखिए जो टोटो भाषा है वो एक चीनी तिब्बती भाषा है। ठीक है, जो भूटान के से सटा हुआ जो पश्चिम बंगाल है ना, इस एरिया में ये बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, भूटान से लगा हुआ जो एरिया है पश्चिम बंगाल का, वहां पर इसको बोला जाता है। यहाँ पर इसे कौन बोलते हैं? तो टोटो जनजाति यहाँ पे रहती है, टोटो ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं, ये लोग इसको बोलते हैं। यूनेस्को ने इसको गंभीर रूप से लुप्त भाषा के रूप में लिस्ट भी कर रखा है, सूचीबद्ध भी कर रखा है। ठीक है, और जो टोटो भाषा है मुख्य रूप से बोली जाने वाली एक भाषा है, यानी मुंह से बोलने वाली एक भाषा है। इसको लिखने के लिए जो लोग हैं वहाँ के बंगाली लिपि का ही यूज़ करते हैं और बंगाली भाषा का ही लिखने में यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर आपको एक आदमी देखने को मिल रहे होंगे, इनका नाम है धनीराम टोटो। ये इस समुदाय के एक प्रमुख सदस्य हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। इन्होंने क्या किया था 2015 में जो टोटो भाषा है उसके लिए एक लिपि की मतलब एक लिपि बनाई थी। ठीक है, टोटो भाषा के लिए किसने? धनीराम टोटो ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फॉस्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है भारत विश्व में फॉस्फोरस का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में
रॉक फॉस्फेट का उत्पादन केवल राजस्थान और गुजरात में होता है। फॉस्फोरस का कम उपयोग शैवाल के पनपे को बढ़ावा देने के साथ जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी एवं मछलियों की मृत्यु का कारण बनती है। अब आपको बताना है कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी तीन सही हैं, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक ऑप्शन सही है। अब वो एक ऑप्शन कौन सा सही है? वो है पहला ऑप्शन सही है, बाकी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन गलत है। इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फॉस्फोरस के बारे में। देखिए फॉस्फोरस जो है ना, फॉस्फोरस वो एक प्रकार का क्या है? एक फर्टिलाइजर है, जिसको हम हमारी जो भूमि होती है, मृदा होती है, उसके अंदर डालते हैं कि उर्वरता बनी रहे। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जो भूमि है, जो लैंड है, वहां पर जो हम उर्वरक डालते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, पी के और के से। अब जो नाइट्रोजन हम डालते हैं वो किस लिए डालते हैं? कि एक हरियाली हमें देखने को मिले बहुत अच्छी सी। फॉस्फोरस किस लिए डालते हैं? कि जो भी फसल है उसकी जो रूट है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिले। और पोटेशियम किस लिए डालते हैं? कि जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी हेल्थी हो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस की। ठीक है, हम फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं। ये एक प्रकार का क्या है? एक फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर हम जब डालेंगे हमारे खेतों के अंदर तो फिर जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। जो रॉक फॉस्फेट होता है ना, जो हम एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, वो उसका उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ पर होता है? तो उसका उत्पादन होता है एक तो राजस्थान में और एक होता है मध्य प्रदेश में। लेकिन ऑप्शन में गुजरात का नाम लिखा हुआ था, इसीलिए वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रॉक फॉस्फेट है यानी फॉस्फोरस है, उसका उत्पादन भारत में केवल दो राज्यों में होता है। एक है राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश। इन दोनों राज्यों में ही इसका उत्पादन होता है। अब आपको पता है कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा तो हमें फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो एनपीके है ना, एनपीके का रेशो क्या होता है? 4:2:1। ठीक है, इस रेशो में होना चाहिए। यानी अगर हमें 4 डाल रखा है नाइट्रोजन तो 2 होना चाहिए पोटेशियम और 1 होना चाहिए, सॉरी फॉस्फोरस 2 होना चाहिए और पोटेशियम 1 होना चाहिए। ठीक है, इस रेशो में हम डालते हैं। तो हमें इतनी ज़्यादा मात्रा की जरूरत है, तो क्या हम सिर्फ 2 राज्यों में इसका उत्पादन करने से इसकी पूरी पूर्ति कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इसीलिए भारत को क्या करना पड़ता है? भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब भारत इतना ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने में भारत नंबर 1 पे है। क्या इंपोर्ट करने में? फॉस्फोरस को इंपोर्ट करने में। इसीलिए जो पहला ऑप्शन था बिल्कुल सही था। ठीक है, देखिए जब हम फॉस्फोरस को ज़्यादा मात्रा के अंदर डालते हैं, कहाँ पे? हमारे खेतों के अंदर ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो उससे क्या होगा? वो नदियों के द्वारा या फिर जो भी वाटर का जो होता है निकासी होती है, पानी की जो निकासी होती है उसके द्वारा ये क्या होगा? हमारे समुद्रों के अंदर मिल जाएगा। जब हमारे समुद्रों के अंदर मिलेगा ना तो उससे क्या होगा? जो वहाँ पे शैवाल होते हैं ना, शैवाल, एल्गी, फॉस्फोरस को पाते ही एल्गी क्या हो जाएगा? एल्गी ज़्यादा मात्रा में बनने लगेंगे। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में बनने लगेंगे तो उससे हमें देखने को मिलेगा एल्गी ब्लूम। क्या देखने को मिलेगा? एल्गी ब्लूम देखने को मिलेगा। यानी कुछ इस प्रकार से हमें घटना देखने को मिलेगी। जो ऊपर की लेयर होगी ना वाटर की, समुद्र की, वो कुछ आपको हरी हरी देखने को मिलेगी। यानी पूरा समुद्र एल्गी से भर जाएगा। जब पूरा समुद्र एल्गी से भर जाएगा तो सूर्य की जो किरणें हैं ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाएंगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी पानी के अंदर, तो उस प्रकार से जो मछलियां हैं इस प्रकार से मरने लगेंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 था वो भी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉस्फोरस का कम उपयोग। लेकिन फॉस्फोरस के कम उपयोग से ऐसा नहीं होता, फॉस्फोरस के ज़्यादा उपयोग से ऐसा होता है कि शैवाल पनपने लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है? जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछली मरने लगते हैं। इसीलिए जो ये लिखा हुआ है फॉस्फोरस का कम उपयोग, ये गलत है। फॉस्फोरस के ज़्यादा उपयोग से ऐसा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने फॉस्फोरस के बारे में भी जान लिया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।